हम लोग सीख रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेमेटिक क्वांटिटीज। और उसमें अगला पार्ट हम लोग ये सीख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। इसके पहले हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ सीखे थे। और उसमें जो पॉइंट्स थे हम एक बार बोल दे रहे। पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या क्या बातें हम लोग को पता चलती थी। तो पहला तो ये है कि जो बना हुआ है दैट इज पोजीशन एट एवरी इंस्टेंट, वो तो पता चल ही रहा है। इसके अलावा अगर दो इंस्टेंट का पोजीशन पता है तो उन दोनों टाइम के बीच का जो चेंज इन पोजीशन है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये पता चल जाएगा। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको टाइम इंटरवल डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी भी पता चल जाएगा। और एक बात सीखे थे कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब dx बाई dt को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अब बारी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या बातें पता चलती हैं, है ना। तो देखो क्या क्या है, एक बार हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं ड्रॉ करके। मान लीजिए वाई एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट किया गया है। अगेन हम लोग जो सारा डिस्कशन कर रहे हैं वो वन डायमेंशन के मोशन के लिए कर रहे हैं। तो ये वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया हुआ है। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ है ना। मान लीजिए ऐसा हो या ऐसा हो, कैसा भी हो सकता है, नहीं। तो ये अगर कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो क्या क्या बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि हर समय का वेलोसिटी बना हुआ है ना। इस टाइम पर t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 थी, और किस टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी वो बनी हुई है, मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर समय का बना हुआ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखकर सबसे पहली चीज तो क्या पता चली, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर समय पे पता चल गई कि इस t1 टाइम पर इतना था, t2 टाइम पर इतना था, ये पता चला। एक हो गया। दूसरी बात, अगर हर समय का वेलोसिटी पता है तो किसी भी टाइम इंटरवल में, ये जो t1 से t2 तक का टाइम इंटरवल है उसमें चेंज इन वेलोसिटी पता चल जाएगा। पहले t1 टाइम पे v1 वेलोसिटी थी, t2 टाइम पे v2 हुई, तो t1 से t2 के टाइम इंटरवल में जो चेंज होगा वेलोसिटी में, दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि v2 माइनस v1। और जब इस टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी पता चल गया है तो हम लोग एवरेज एक्सीलरेशन लिख सकते हैं। एवरेज एक्सीलरेशन होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ए एवरेज विल बी इक्वल टू वी टू माइनस वी वन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी, टी टू माइनस टी वन, है ना। तो इस तरह से एवरेज एक्सीलरेशन भी बता सकते हैं इस ग्राफ को देखकर। चलिए ये दो चीजें हुई। और नेक्स्ट, जैसे कि कोई y वर्सेस x ग्राफ अगर होता तो उसका स्लोप होता dy बाई डी एक्स। वैसे ही अगर v वर्सेस t ग्राफ है तो इसको स्लोप होगा dv बाई डी टी, है ना। और dv बाई डी टी का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो मतलब स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव dv बाई डी टी, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है कि नहीं। जो हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ सीखे सीखे थे पिछले क्लास में, यहाँ x लिखा होता था, यहाँ पे t। तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप होता था वेलोसिटी। और अब सीख रहे हैं कि v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप होता है एक्सिलरेशन। देखो, v वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया, एवरेज एक्सिलरेशन भी हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन भी हो गया। नेक्स्ट एक बात सीखते हैं। अगर ये जो ग्राफ है इसका कोई कहे कि एरिया अंडर द कर्व लिखिए, तो हम लोग जब नहीं पढ़ रहे थे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, वहां पे इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो था उसमें बात किए थे कि एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन से मिलता है। मतलब अगर हम एरिया अंडर द कर्व लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, जैसे y वर्सेस x ग्राफ होता था तो इंटीग्रल y dx लिखते थे। तो ये v वर्सेस t ग्राफ है तो इंटीग्रल v dt लिखेंगे, इनिशियल से फाइनल, है कि नहीं। तो जो भी टाइम इंटरवल है, जैसे कि यहाँ पर जो ग्राफ बना है इस डायग्राम में, हम अगर कहा जाए कि t1 से t2 के टाइम इंटरवल में आपको एरिया निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो लिमिट लिखेंगे टाइम की वो t1 और t2 लिख देंगे, है ना। जो भी इनिशियल है और फाइनल है वो लिखा जाएगा। चलिए अच्छा, अब इसको थोड़ा और आगे लिखते हैं। इंटीग्रल ऑफ v dt को थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v को लिखे dx बाई dt,
इंटू डी टी लिखा हुआ था ये पहले से, ये आई है, ये एफ है। अब देखो v को dx बाई डी टी लिखे और ये dt यहां पर लिखे। अब यहां से अपॉन में dt और ये dt कैंसिल कर लिए तो आया इंटीग्रल ऑफ dx। इंटीग्रल dx को x लिखेंगे, लिमिट जो थी वो स्क्वायर ब्रैकेट में राइट साइड में लिख देंगे, इनिशियल से फाइनल, मतलब ये हो जाएगा फाइनल x माइनस इनिशियल x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो हमने क्या किया कि एरिया अंडर द कर्व अगर इस ग्राफ का निकाला जाए तो ये हमको देगा डिस्प्लेसमेंट। ये बड़ी बढ़िया बात है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है ये डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा आपको, है ना। एक और चीज हो गई, देखो नेक्स्ट बात। अब ये एरिया निकाल के जब डिस्प्लेसमेंट निकाले लिए हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये टाइम इंटरवल t1 से t2 के टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट निकाले हैं, एरिया निकाले हैं, तो टाइम से डिवाइड भी कर लिया जाए। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से डिवाइड कर लेंगे जब, तो ये देता है एवरेज वेलोसिटी, है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज एवरेज वेलोसिटी। तो इस ग्राफ से हमको एवरेज वेलोसिटी भी पता चल गया, है कि नहीं। अच्छा, तो ये इतनी बातें हमको यहां से पता चलती हैं। तो ये पॉइंट्स थोड़ा यहां पर भी देखते हैं एक बार, शुरू से शुरू कर रहे हैं। देखो यहां से फॉलोइंग फैक्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और क्या है, पहला, द ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो कि बना है वो तो पता चल ही रहा है, नहीं, हर समय का वेलोसिटी बना हुआ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बना हुआ है ग्राफ में, तो वो तो पता चल ही रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस समय कितनी थी। देन सेकंड पॉइंट, एवरेज एक्सीलरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इस फॉर्मूले से। अब हर समय का वेलोसिटी पता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी पता है vi, फाइनल वेलोसिटी भी पता है vf, और टाइम इंटरवल भी पता है। तो vf माइनस vi अपॉन टाइम इंटरवल कर दें तो एवरेज एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। उसके बाद लिखा है स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप होता है dv बाई dt, और dv बाई dt का मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसके बाद लिखा है एरिया अंडर vt ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो इंटीग्रल v dt होगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा x है, मतलब एरिया अंडर द कर्व से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और यहां एक नोट भी लिखा हुआ है, इसमें बताया कि डिस्प्लेसमेंट सिंस वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया अबव द टाइम एक्सिस इज पॉजिटिव एंड एरिया बिलो द टाइम एक्सिस इज नेगेटिव। जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं और उसके एरिया निकाल रहे होते हैं, एरिया अंडर द कर्व जब निकाल रहे होते हैं, तो उसका अपना एक साइन होता है। एरिया अंडर द कर्व का एक साइन भी होता है, प्लस और माइनस। देखो क्या है, हम यहां बता रहे हैं। मान लीजिए ऐसा कोई ग्राफ है, जरूरी नहीं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कोई सा भी ग्राफ है, और ऐसा है ना। और हमसे कहा जाए कि यहां पर एक टाइम है और एक टाइम यहां ले लेते हैं, ये टाइम ले रहे हैं t1, ये t2 पॉइंट है और ये t3 पॉइंट है, या y वर्सेस x लिख लेते हैं। चलो, ये y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है, तो ये x1 होगा, ये x2 है, ये x3 है, ऐसा कुछ है। और हमको x1 से लेके x3 तक का एरिया अंडर द कर्व जब लिखना होता है, तो ये जो एरिया है ये बिलो द कर्व है, और ये जो एरिया है ये अबव द एक्स एक्सिस, नहीं, बिलो द एक्स एक्सिस और अबव द एक्स एक्सिस। ये वाला जो एरिया है बिलो द एक्स एक्सिस, जब हम लिखते हैं, मान लो ये वाला एरिया कुछ ट्राइंगल है ना, तो बेस इंटू हाइट अपॉन 2 करने पर कुछ मिलेगा। बेस का लेंथ होगा x2 माइनस x1, और हाइट जो भी दिया हो क्वेश्चन में, ये वाला हाइट है ना, जो भी एरिया, मान लो ये एरिया आया 10 यूनिट्स, और ये वाला एरिया मान लो 15 यूनिट्स आया, ऊपर वाला, है ना। तो जब हमको लिखना होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, तो ये जो नीचे एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया होता है वो नेगेटिव में लिखते हैं हम लोग, -10 लिखा जाएगा इसको। और जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया है वो पॉजिटिव में लिखते हैं, +15 लिखा जाएगा। तो टोटल ये 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। एरिया अंडर द कर्व जब हम लिखते हैं तो नीचे वाला एरिया नेगेटिव में लिखते हैं, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव में, और फिर फाइनल आंसर जो भी आएगा वो मिलेगा।
ना। अब जैसे कि ये 10 है, ये 15, तो दोनों मिला के 25 नहीं लिख देंगे, नीचे वाला एरिया नेगेटिव में लिखेंगे, ऊपर वाला पॉजिटिव में। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस बात को हम एक बात बताते हैं कि इसका सेंस भी है ना। ऐसा करना बड़ा ही लॉजिकल है कि नीचे वाला एरिया क्यों नेगेटिव लिख रहे हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं, बड़ा लॉजिकल बात है। देखो क्या कह रहे हैं। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, अगर मान लो ऐसा है ना। तो कोई कहे कि ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है। t1 से t2 तक का ये जो एरिया है हम नेगेटिव में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे नेगेटिव में? देखो लॉजिक ये है कि एरिया अंडर द कर्व से हमको क्या मिल रहा है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है ना। और मान लो ये वाला एरिया आपने कैलकुलेट किया, आया 10 यूनिट्स, बेस इंटू हाइट अपॉन 2 करने पर 10 यूनिट्स आया। तो कोई कहे कि डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा जाए? तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम एरिया अंडर द कर्व को +10 लिख देंगे तो गलत बात हो जाएगी। देखो कैसे, ये पूरे टाइम इंटरवल में t1 से लेके t2 तक के टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी बनी हुई है वो लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो। t2 टाइम पे वेलोसिटी जाके जीरो हो रही है। अब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, देखो यहाँ पर, यहाँ कुछ लिखा होगा है ना, ये वेलोसिटी है। इस टाइम पर वेलोसिटी ये है, यहाँ पर कुछ लिखा होगा, वो सब नेगेटिव वेलोसिटीज है ना। इस टाइम की भी वेलोसिटी देखो नेगेटिव है, यहाँ कुछ लिखा होगा माइनस, जैसे मान लो यहाँ लिखा -1, -2, -3, ऐसा कुछ होगा ना। तो वेलोसिटी t1 से लेके t2 तक के टाइम इंटरवल में हर समय वेलोसिटी नेगेटिव रही है, जीरो से कम। हाँ, t2 के बाद जाके वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। t2 के बाद का कोई टाइम लेंगे अगर, यहाँ देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, +2 या +3 ऐसा कुछ होगा। t1 से t2 के टाइम इंटरवल में पूरे टाइम वेलोसिटी नेगेटिव है। अच्छा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जब हम कहते हैं वेलोसिटी नेगेटिव है तो वेक्टर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन होते हैं। तो वेलोसिटी नेगेटिव है का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगर t1 से t2 टाइम के इंटरवल में पूरे टाइम वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब, अच्छा, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होता है जिधर पार्टिकल जा रहा होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब पढ़े थे तो ये बात हुई थी ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी कहते हैं तो मतलब इंस्टेंटेनियस नहीं, एवरेज के लिए नाम लेना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस बोलने की जरूरत नहीं होती। ये सब बात पहले हो चुकी है ना। जब कोई कहे वेलोसिटी तो दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब जिधर पार्टिकल जा रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। तो t1 से t2 के टाइम इंटरवल में पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में ही चलता रहा, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो नेगेटिव होना चाहिए। अगर कोई चीज पूरे t1 से t2 के टाइम इंटरवल में नेगेटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही तो होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर +10 यहाँ पे लिख दें, ये तो गलत लिख दिया ना, नेगेटिव होना चाहिए ना डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये लॉजिक समझ में आया क्या आपको? हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए हमेशा, यही नहीं, वीटी ग्राफ में ही नहीं, कोई सा भी ग्राफ हो तो जो नीचे वाला एरिया होता है, एक्स एक्सिस के नीचे वाला, उसको हम लोग नेगेटिव में लिखते हैं, तब एरिया अंडर द कर्व आता है। और वीटी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व ही डिस्प्लेसमेंट है, एरिया अंडर द कर्व ही डिस्प्लेसमेंट है, और वो नेगेटिव है, -10 है। फिर इसी तरह से t2 से t3 तक अगर कोई टाइम यहाँ ले लेते हैं और ये एरिया लिखते हैं, तो ये एरिया अबव द एक्सिस है, इसलिए इसको पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है ना। तो यही बात नोट में करके लिखी वहां पे कि जब हम एरिया अंडर द कर्व लिख रहे होते हैं तो ये देखिए, सिंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, एरिया अबव द t एक्सिस इज पॉजिटिव एंड बिलो द t एक्सिस इज नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये बात हुई। चलो, अच्छा, आगे लिखा हुआ है, ऑल्सो एवरेज वेलोसिटी कैन बी डिटरमाइंड व्हेन वी गेट द डिस्प्लेसमेंट। एक बार डिस्प्लेसमेंट मिल गया एरिया निकाल के, तो एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। चलिए, अच्छा, और एक बात लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड। अब देखो ये क्या, कैसे पता चलेगा डिस्टेंस ट्रेवल, कैसे पता चलेगा? इस वाले एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वीटी ग्राफ बना हुआ है, तो अगर हम t1 से t3 तक का टोटल एरिया निकालें तो ये नीचे वाला एरिया नेगेटिव में लिखेंगे, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव में लिखेंगे, प्लस साइन के साथ लिखेंगे, और फिर दोनों का जो भी रिजल्ट आए दैट इज द आंसर। अब जैसे ये आया 10 और मान लो ये ऊपर वाला एरिया है 30, तो ये -10 + 30 हो जाएगा, मतलब कि +20। चलिए, तो वह डिस्प्लेसमेंट की बात। डिस्टेंस ट्रेवल की बात करते हैं। तो वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है और
डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर हमेशा नहीं होता है ना। एक केस में होता है, कब? जब मोशन यूनी डायरेक्शनल हो, है ना। अच्छा, वन डायमेंशन का मोशन का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। वन डायमेंशन कहना अलग बात होती है और यूनी डायरेक्शनल कहना अलग बात होती है। वन डायमेंशन का मतलब सिर्फ एक डायमेंशन में या एक्स डायमेंशन में मोशन हो रहा है या सिर्फ वाई डायमेंशन में हो रहा है, नहीं। वन डायमेंशन कहने का मतलब, अब लेट अस सपोज एक्स डायमेंशन का मोशन है तो ये वन डायमेंशन का मोशन हो गया। अब एक्स डायमेंशन में ही कोई चीज पहले पॉजिटिव एक्स की तरफ जाए और फिर वहां से लौट आए, तो ये यूनी डायरेक्शनल नहीं हुआ। तो हमेशा वन डायमेंशन का मोशन यूनी डायरेक्शनल हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल बना हुआ है वन डायमेंशन के मोशन के लिए, ये यूनी डायरेक्शनल नहीं है। कैसे मालूम? देखो, T1 से लेके T2 तक के टाइम इंटरवल में वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव थी, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था बॉडी, और T2 से T3 तक के टाइम इंटरवल में वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है ना। इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है बॉडी। तो इसका मतलब पूरा T1 से T3 तक का अगर मोशन देखें तो पहले बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में गई और बाद में पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर गया, पलट गया। इसका मतलब ये यूनी डायरेक्शनल मोशन नहीं है। तो जो आपने इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला है, मान लो कि ये, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में मैंने इसको 20 लिया था एरिया को, और नीचे वाले एरिया को 30 लिया था, है ना। ये ऊपर वाला एरिया को नहीं, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में बोल रहे थे कि मान लीजिए कि 30 है। तो अगर ये 30 ये 10 है तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 30 माइनस 10 दैट इज 20। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट 20। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर इस केस में नहीं लिख सकते, ये समझा रहे थे हम। क्यों? क्योंकि T1 से T3 तक का मोशन यूनी डायरेक्शनल नहीं है। हाँ, ये जरूर है, T1 से T2 तक का मोशन जरूर यूनी डायरेक्शनल है। T1 से T2 तक हमेशा वेलोसिटी नेगेटिव ही थी, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में ही गया, एक ही डायरेक्शन में गया। T1 से T2 तक का मोशन जरूर यूनी डायरेक्शनल है। सिमिलरली T2 से T3 तक का मोशन भी यूनी डायरेक्शनल है अपने आप में। T2 से T3 तक के मोशन में हमेशा वेलोसिटी पॉजिटिव थी, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चला। तो इसलिए T2 से T3 तक का मोशन जो है वो यूनी डायरेक्शनल है। पूरा मोशन T1 से T3 तक का मोशन यूनी डायरेक्शनल नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो ये सब कहने का मतलब ये हुआ, T1 से T2 तक के मोशन में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, T1 से T2 तक के मोशन में अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल लें तो उसके मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर कह सकते हैं। सिमिलरली T2 से T3 तक के मोशन में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लें तो उसके मैग्नीट्यूड को भी डिस्टेंस ट्रेवल लिख सकते हैं। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अगर बताना है T1 से T3 तक का, तो दोनों डिस्टेंस ट्रेवल को जोड़ दिया जाए। सही बात है कि नहीं? देखो, जैसे इस एग्जाम्पल में हम क्या बोलेंगे, T1 से T2 तक डिस्प्लेसमेंट है -10, तो डिस्टेंस ट्रेवल इसका मैग्नीट्यूड के बराबर मतलब 10 लिख देंगे। T2 से T3 तक डिस्प्लेसमेंट है +30, तो डिस्टेंस ट्रेवल इसका मैग्नीट्यूड मतलब 30 हो गया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल 10 आया, ये 30, टोटल हो गया 40। तो डिस्टेंस ट्रेवल 40 हो जाएगा T1 से T3 तक का। समझ में आ रही है बात? तो डिस्टेंस ट्रेवल भी इस ग्राफ से हम लोग बता सकते हैं। बस उसमें क्या करना होगा कि नीचे वाला एरिया भी पॉजिटिव लिखिए, ऊपर वाला भी पॉजिटिव, और जोड़ दीजिए 10 + 30 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट लिखना है अगर, तो नीचे वाला एरिया को नेगेटिव में, ऊपर वाले को पॉजिटिव में लिखना होगा, तब डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये सीखे हम लोग VT ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल कैसे पता करना है। चलिए, डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। फिर उसके बाद लिखा है एवरेज स्पीड कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड व्हेन वी गेट द डिस्टेंस। एक बार डिस्टेंस ट्रेवल मिल गया तो एवरेज स्पीड भी बताया जा सकता है। कैसे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल निकाल चुके हैं तो टाइम से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज स्पीड आ जाएगा, है ना। ये बातें हुई। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे मिलेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बना है, हर समय का वेलोसिटी बना ही है, तो हर समय का वेलोसिटी आपको पता है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखते जाएंगे तो हर समय का स्पीड पता चल जाएगा। इंस्टेंटेनियस नहीं, एवरेज स्पीड बताने के लिए डिस्टेंस निकालना होगा, एरिया अंडर द कर्व निकाल के नीचे वाला ऊपर वाला दोनों एरिया को पॉजिटिव लिखते हुए और डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ जो हम लोग सीखे थे पिछले क्लास में, उसके कंपैरिजन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बहुत सारी बातें और ज्यादा बातें पता चलती हैं, है ना। कहा जाता है कि ये जो तीनों ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं,
डिस्टेंस पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इन तीनों ग्राफ्स में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही मिलती है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो देखते जाते हैं हम लोग। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में बात किया जाएगा। ये एक पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ये ऐसा ग्राफ है। बोला है क्वेश्चन में कि एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन है, मतलब वन डायमेंशन का मोशन है, और ऐसा ग्राफ वीटी ग्राफ बना हुआ है। तो इसमें ये चीजें हमको पता करनी है। ये जो बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स एकदम दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, तभी ग्राफ वाले क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे। ये बातें सब एकदम दिमाग में होनी चाहिए। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, है ना, और सारी बातें। डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, ये सब बातें ध्यान में होनी चाहिए, है ना। जैसे अब फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट की ही बात करें अगर, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, तो हर समय का पोजीशन बना हुआ है ग्राफ में, चेंज इन पोजीशन लिख दीजिए, हो गया डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, तो उसका एरिया अंडर द कर्व लिख देंगे, उससे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी बताएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन बताएगा। चलिए अच्छा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या बातें पूछी गई हैं। सबसे पहले पूछा गया एक्सेलरेशन बताइए एट 1 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 7 सेकेंड। ये जो ग्राफ है इसमें इन तीनों समय पे एक्सेलरेशन बताना है। चलिए तो हम इसको ड्रॉ करते हैं एक बार। ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और यहाँ से ऐसा ऐसा और ऐसा ग्राफ है ना। इधर t है, इधर वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं 2 और 10 है ना। ये वाली वेलोसिटी यहाँ पर 2 लिखा है, ये वाला वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर 4, 6, 8 लिखा हुआ है। ये हो गया, दिस इज 4, दिस इज 6 एंड दिस इज 8, है ना। चलिए सर, तो t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 5 पे और t इक्वल टू 7 पे, इन तीनों जगहों पे हमको पता करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कहने का मतलब इंस्टेंटेनियस, है ना, और बीटी ग्राफ का स्लोप से ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता है। तो कौन कौन सा टाइम हम यहाँ बना ले, t इक्वल टू 1 इधर कहीं होगा, तो मतलब इस पॉइंट पर स्लोप पता करना है। तो इस पॉइंट पर स्लोप मतलब इस लाइन का स्लोप, है ना। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, ये लाइन x के साथ जो एंगल बना रही होगी उसका tan थीटा लिखना होगा। तो इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, मतलब ये वाले एंगल का tan थीटा लिखना है, तो इसको ऐसे कर ले रहे हैं, मतलब ये भी उतना ही एंगल होगा, इस एंगल का tan थीटा लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये चीज कितना है, ये 8 होगा, नहीं है ना, यहाँ 2 है और यहाँ 10 है, तो ये जो होगा ये 8 होगा, और यहाँ से यहाँ तक बेस कितना होगा, ये 4 है। तो मतलब इस एंगल का tan थीटा इज कितना, 4/8, दैट इज 2, स्लोप इज 2, है ना। तो 1 सेकेंड पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। 8/4 दैट इज 2। फिर t इक्वल टू 3 पर बताना नहीं, t इक्वल टू 5 पर बताना है। t इक्वल टू 5 मतलब कि जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं होगा 4 के बाद, है ना, यहाँ पर। तो t इक्वल टू 5 पर मतलब कि ये जो ग्राफ का पॉइंट है इसका स्लोप बताना है। तो यहाँ पर जो ग्राफ है, ये लाइन है ना, ये लाइन है। अच्छा, ये जो लाइन है ये तो पैरेलल टू टी एक्सिस है, मतलब टी एक्सिस के साथ कितना एंगल पे है, 0 एंगल पे है। tan ऑफ 0 इज 0, मतलब कि स्लोप इज 0, तो आंसर इज 0। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आंसर कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे क्वेश्चन में और अच्छे से लिखना होता तो यहाँ लिख देना चाहिए था ना कि मीटर पर सेकेंड में है, तब ना प्रॉपर यूनिट्स में बात होगी। चलिए अच्छा, जो भी है। फिर पूछा गया कि t इक्वल टू 7 पे बताइए। t इक्वल टू 7 मतलब कि यहाँ पर, तो t इक्वल टू 7 पे मतलब ग्राफ का ये वाले पॉइंट पर स्लोप पता करना है, मतलब इस लाइन का स्लोप पता करना है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी उसका tan थीटा, तो ये एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है ना, ये वाले एंगल का tan थीटा लिखना होगा। और हम लोग कैसे सीखे थे पिछली क्लास में, इसके लिए क्या करना होगा,
इस एंगल का tan थीटा लिखेंगे, मतलब इसका अगर ये एंगल अल्फा है तो tan अल्फा लिख देंगे और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस एंगल का tan थीटा हो जाएगा, है ना। पिछले क्लास में से बात हो रही थी ना कि tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो मतलब इस एंगल का tan लिख दिया जाए तो इस एंगल का tan बताना है हमको, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा चलो, tan अल्फा यहां से देखो कितना है, ये है यहां से यहां तक 10 यूनिट्स और यहां से यहां तक है 2 यूनिट्स, मतलब tan ऑफ अल्फा इज 10/2 दैट इज 5, तो tan ऑफ थीटा इज -5। तो यहाँ पर t इक्वल टू 7 सेकेंड पे जो बताना था दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने एक्सेलरेशंस लिखे इन तीनों टाइम पर। फिर उसके बाद कहा गया कि एवरेज वेलोसिटी बताइए t इक्वल टू 0 से 6 में। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर द कर्व, नहीं तो वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व से डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो हमको t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 6 तक में एरिया अंडर द कर्व निकालना है, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और टाइम से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमको एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, एक ये ट्रेपीजियम बना हुआ है, इसका भी एरिया लिखना होगा, और एक रेक्टेंगल बना हुआ है ये, इसका एरिया लिखना होगा, दोनों का एरिया जोड़ दिया जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, है ना। ट्रेपीजियम का एरिया अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से एक लाइन बना दीजिए और ये वाला एरिया निकाल लीजिए रेक्टेंगल, और ऊपर जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल लीजिए, है ना, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए और जोड़ दीजिए तो इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया आ गया। उसके अलावा ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया भी लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। वैसे ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला भी होता है ना, हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स का सम इनटू हाइट, है ना। तो आप जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। हम भी इसको एक बार सॉल्व करके लिख देते हैं आपके लिए। तो 0 से 6 तक का, है ना, तो 0 से 6 तक में हमको एरिया लिखना है। तो देखो एक तो ये रेक्टेंगल हो गया। अच्छा ये पूरा ही जो है डायग्राम अबव द टी एक्सिस है ना, इसलिए हमको पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर है, सब पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, नहीं अबव द टाइम एक्सिस है पॉजिटिव ही लिखना होगा। तो ये रेक्टेंगल का एरिया लिख देते हैं पहले, कितना हो गया, तो हाइट है इसका 10 और बेस है यहां से लेके यहां तक कितना 2, तो बेस इंटू हाइट कितना हो गया, हाँ 20, यानी ये तो 20 एरिया हो गया। बाकी ये जो रेक्टेंगल है नीचे, इसका एरिया हो जाएगा 2 इंटू 4 दैट इज 8, है ना। और इसका ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना होगा, ये लिख दें, बेस इंटू हाइट अपॉन 2 कर दें। तो यहां से यहां तक है, बेस है 4 और हाइट है 8, तो एरिया हो गया बेस इंटू हाइट अपॉन 2 दैट इज 16। ठीक है, तो ये जो टोटल शेडेड एरिया दिखाया गया है दैट इज 16 प्लस 8 प्लस 20, है ना, तो कितना 44। चलिए अच्छा, तो एरिया हो गया 44, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया 44 और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दें तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज 44 और टाइम इंटरवल इज 0 to 6, मतलब 6 से डिवाइड कर देंगे तो दिस इज द आंसर, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद है कि एवरेज एक्सेलरेशन बताइए 0 से 6 में। एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे ये देखो ये है पॉइंट ग्राफ का, मतलब वेलोसिटी इज 2, और t इक्वल टू 6 पे ये पॉइंट है ग्राफ का, मतलब वेलोसिटी इज 10। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, पहले वेलोसिटी थी 2 बाद में हो गई 10, चेंज हो गया +8 का। तो चेंज इन वेलोसिटी इज +8 अपॉन टाइम इंटरवल इज 6 और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एवरेज एक्सेलरेशन लिखने जा रहे हैं। ए एवरेज इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी से डेल्टा वी मिलता है दैट इज 10 - 2 और टाइम इंटरवल है 6 सेकेंड का, तो दिस इज इक्वल टू 8/6, है ना। जैसे कि ये इसको ऐसे लिख दे 4/3, ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोगों ने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब दूसरा क्वेश्चन, ये ऐसा ग्राफ बना हुआ है,
और इस ग्राफ में द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, मतलब वन डायमेंशन का मोशन है शोन इन द ग्राफ। फाइंड, ये बातें पता करनी है। चलिए ये सारे क्वेश्चंस एक बार हम सॉल्व करते हैं आपके लिए। शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले पूछा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 358, है ना। तो ये जो ग्राफ है इसमें टी इक्वल टू 3 पे, 5 पे और 8 पे स्पीड कितना कितना है ये पता करना था हमको। टी इक्वल टू 3 यहाँ पर कहीं होगा 4 से पहले, और टी इक्वल टू 3 पे ग्राफ का ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो वहां पर वेलोसिटी कितना हो गया 4। वेलोसिटी इज +4 तो स्पीड इज 4। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है ना। तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। लिखते जाएं। चलिए t इक्वल टू 3 पे बताना है, फिर t इक्वल टू 5 पे बताना है और t इक्वल टू 8 पे बताना है। तो ये आंसर तो हम फटाफट लिख देते हैं। t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी आ गया कितना 4 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 5 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर मतलब इस पॉइंट पर हमको वेलोसिटी का वैल्यू पता करना है ना। तो थोड़ा इसको बड़ा ग्राफ बना के आपको दिखाते हैं कि क्या आएगा। ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है ना। और ये 4 है, और फिर इसको इसके बाद ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है। दिस इज 4, दिस इज 6, है ना। t इक्वल टू 5 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर वेलोसिटी लिखा है 4 मीटर पर सेकेंड, ये v है, और इधर टाइम है। तो हमको t इक्वल टू 5 यहाँ पर है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी का वैल्यू पता करना है। तो वो तो बना ही हुआ है, जो बना है वही बताना है ना, ये वाले पॉइंट पे। तो दिख रहा है साफ कि ये 2 होने वाला है। वैसे आप इसको पता भी कर सकते हैं। अब जैसे कि ये वाला जो एंगल है, इसका जो tan थीटा है दैट इज कितना, दिस इज 4 एंड दिस इज 2, 4/2 इज हाउ मच 2। इसका tan थीटा 2 होना चाहिए। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी tan थीटा अगर लिखा जाए तो ये हाइट अपॉन ये बेस, हाँ ये हाइट अपॉन ये बेस, ये चीज 2 आना चाहिए, है ना, सेम एंगल का tan थीटा। तो ये बेस तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, 5 से 6 तक, तो हाइट कितना होना चाहिए 2, है ना। इसका मतलब ये 2 हो गया, है कि नहीं। तो ये हो गया वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम आंसर्स लिख रहे थे जहाँ पे, वहां पे लिख देते हैं। t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। फिर t इक्वल टू 8 पे वेलोसिटी पता करना है। t इक्वल टू 8 देखो यहाँ पर बना हुआ है, इस पॉइंट पर इधर कुछ बताया नहीं क्वेश्चन में, हमको पता करना होगा अपने से। चलो देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा के साफ कर लेते हैं पहले, है ना। t इक्वल टू 6 यहाँ पर है, t इक्वल टू 8 यहाँ कहीं होगा, और t इक्वल टू 8 पर व्हाट इज द स्पीड बताना है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिख देंगे। पहले वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, तो ये वैल्यू जो है वही वेलोसिटी है। तो अब देखो कैसे कर रहे हैं। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब दोनों का tan थीटा भी बराबर होना चाहिए। तो ये वाला जो एंगल है इसका tan थीटा है 4/2, तो दैट इज 2। तो इस वाले एंगल का भी tan थीटा 2 होना चाहिए। अब इसका बेस, इस ट्रायंगल का जो बेस है दैट इज 2, तो ये हाइट जो है ये 4 होना चाहिए, है कि नहीं, तब ना 4/2 tan थीटा आएगा, उतना ही। ये हाइट जो है 4 है, मतलब यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये -4 होना चाहिए, तब ना यहाँ से यहाँ तक ये 4 होगा, है कि नहीं। तो मतलब t इक्वल टू 8 पर जो वेलोसिटी का वैल्यू है दैट इज -4, तो स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है। चलिए अच्छा, तो स्पीड बताना था इन तीनों पॉइंट्स पे, ये बता दिया मैंने। फिर उसके बाद कहा गया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, मतलब 0 से लेके 6 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट बताइए, 0 से लेके 8 सेकंड तक का बताइए, और 0 से 10 सेकंड तक का बताइए। ये तीनों में डिस्प्लेसमेंट बताना होगा हमको। और इसको बना लेते हैं, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। तो ये जो ग्राफ है इसको एक बार ड्रॉ कर लें, है ना। तो पहले ऐसे था 4 सेकंड तक, फिर ऐसे हुआ, और फिर वापस 0 कब हो रहा है वेलोसिटी t=10 पे, और उसके बाद ये ऐसा हो गया, है ना। ये लिखा हुआ है 4, ये लिखा हुआ है 6,
यहाँ पर लिखा हुआ है 8 और यहाँ पर लिखा हुआ है 10, है ना। ये t इक्वल टू 0 है। यहाँ पर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, यहाँ पर वेलोसिटी है 10, और यहाँ हम लोग अभी पता किए थे दिस इज हाउ मच, -4 ऐसा लिखे थे ना। यहाँ पे हम लोग पता किए थे अभी थोड़ी देर पहले। देखो यहाँ पर 10 नहीं, सॉरी यहाँ पर 4 है ना, मैंने गलत लिख दिया, रुक जाओ इसको सही कर रहे हैं। यहाँ पर 4 है, एक बार देख लें, क्वेश्चन में भी 4 ही है ना। हाँ 4 है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अच्छा, तो ये हो गया ग्राफ, और हमको बताना है t इक्वल टू 0 से 6 तक में डिस्प्लेसमेंट। तो vt ग्राफ के नीचे का एरिया ही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमको ये एरिया लिखना है। तो पहले देखो ये एक रेक्टेंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसका एरिया लिख दिया जाएगा, और फिर ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया लिख देंगे और जोड़ देंगे, तो एरिया आ जाएगा 0 से 6 तक का। ये रेक्टेंगल जो है इसका एरिया हो जाएगा, देखो हाइट इज 4 एंड बेस इज 4, तो ये हो जाएगा 16। ये वाला जो ट्रायंगल है उसमें हाइट इज 4, बेस इज 2, तो बेस इंटू हाइट अपॉन 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 4, ठीक है ना। तो ये जो पूरा जो एरिया है t इक्वल टू 0 से 6 तक का एरिया, दैट विल बी 16 प्लस 4 दैट इज 20, दोनों पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट 20 हो गया। चलिए अच्छा, तो इसमें हम लिखते जाते हैं आंसर्स। t इक्वल टू 0 से लेके 6 तक में डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर। t इक्वल टू 0 से लेके 8 सेकेंड तक में, तो 8 यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, तो ये वाला एरिया भी तो है ना। ये वाला जो एरिया है कितना होगा, बेस इज 2, हाइट इज 4, तो बेस इंटू हाइट अपॉन 2 इज 4, तो ये वाला एरिया जो है ये 4 है, और नीचे है इसलिए -4 लिखा जाएगा। और t इक्वल टू 0 से 8 तक का टोटल एरिया लिखना है, तो ये एरिया +4, ये एरिया -4, और ये एरिया 16, तीनों को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, +4 और -4 कैंसिल हो जाएंगे, तो 16 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया ये 0 से 8 में। फिर 0 से 10 में बताना था, तो ये एरिया भी है, ये एरिया भी लिखना पड़ेगा। ये एरिया कितना आएगा, बेस इज 2, हाइट इज 4, ये एरिया होगा 4, और एरिया अंडर द कर्व विल बी -4 क्योंकि बिलो द टाइम एक्सिस है। तो टोटल एरिया लिखना होगा हमें 0 से 10 तक का डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए। तो ये हो गया -4, और ये हो गया -4 -8, फिर ये +4 -4, और ये +16 कितना हो जाएगा, 12, है ना। या इधर से देख लो, 16 + 4 दैट इज 20, प्लस में आया 20, और माइनस में कितना, 4 + 4 8, -8, 20 - 8 इज 12, 12 मीटर का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फिर कहा कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। तो ये जो तीनों टाइम है, 6 सेकेंड तक का, 8 सेकेंड तक का और 10 सेकेंड तक का, उसमें डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल चुके हैं, और पूछा है अब एवरेज वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है कि नहीं। तो t इक्वल टू 0 से 6 तक में एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट है +20, देखो यहां लिखा हुआ है, और टाइम है 6 सेकेंड्स, तो 20/6 दैट इज 10/3, इधर लिखते हैं 10/3 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। फिर 0 से 8 सेकेंड तक का बताना है एवरेज वेलोसिटी अगर, तो डिस्प्लेसमेंट इज 16 और टाइम इज 8, तो 16/8 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर 0 से 10 सेकेंड तक का बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 12 और टाइम इज 10, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 12/10 दैट इज 6/5 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी हो गया। फिर कहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है, ऊपर वाला एरिया भी पॉजिटिव लिखना होगा, नीचे वाला भी है ना, अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। तो t इक्वल टू 0 से 6 इधर लिखते हैं, चलिए 3 टाइम इंटरवल दिया है, 6 सेकेंड तक का, 8 सेकेंड तक का और 10 सेकेंड तक का। तो पहले 0 से 6 सेकेंड तक का देखते हैं।
तो ये एरिया लिखना होगा, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है ना। 16 + 4 दैट इज 20। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 20। फिर 0 से लेके 8 सेकंड तक का, ये ऊपर वाला एरिया तो 20 है ही, और एक ये वाला एरिया भी आ गया ना 8 सेकंड तक में। तो अब ये एरिया को हम लोग 4 लिखेंगे, -4 नहीं, डिस्टेंस लिख रहे हैं ना, तो ऊपर वाला एरिया भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव। तो ये हो गया 16 + 4 + 4, है ना, दैट इज 24। और 0 से 10 सेकेंड, तो 16 + 4 + 4 + 4, है ना, मतलब 28। ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड 28 मीटर्स। ठीक है, चलिए, तो ये बात हुई डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फिर कहा गया कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड। एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल, है ना। तो 0 से 6 सेकेंड तक का बताना है पहले, और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड था 20, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम कर दिया जाए, 20/6 दैट इज 10/3 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड हो गया। 0 से 8 सेकेंड तक का बताना है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल 24/8, टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिए, 3 मीटर पर सेकेंड। 0 से 10 सेकेंड तक का बताना है, तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल 28 अपॉन टाइम इज 10, कितना, अपॉन 5 मीटर पर, ये एवरेज स्पीड हो गया, नहीं, सही बात है। तो एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल निकाले थे पिछले पार्ट में, और अपॉन टाइम करते गए। एवरेज स्पीड हो गया। उसके बाद है एक्सेलरेशन एट t = 3, 5, 6, 9। ये जो 4 टाइम दिए हैं, इन पर एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो हम लोग बात किए थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही एक्सेलरेशन होता है। तो t = 3 पर, 5 पे, 6 पे और 9 पे, इन सारे पॉइंट्स पे व्हाट इज द स्लोप पता करना है। चलिए, अच्छा, हम बनाते हैं ऐसा कुछ ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ऐसा और ऐसा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है ग्राफ, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ग्राफ में ये यहाँ नहीं है, ग्राफ थोड़ा सही कर लें। जो क्वेश्चन में ग्राफ दिया वो ऐसा है ना। दिस इज 4, दिस इज t = 0, ये वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, दिस इज 4 सेकेंड, दिस इज 6 सेकेंड, दिस इज 8 सेकेंड, एंड दिस इज 10 सेकेंड। ठीक है, चलिए, अब t = 3 पर वेलोसिटी बताना है। t = 3 मतलब यहाँ कहीं पॉइंट होगा, और इस पॉइंट पर, मतलब इस ग्राफ के इस पॉइंट पर स्लोप पता करना है। तो मतलब इस लाइन का स्लोप पता करना है ना, इस लाइन का स्लोप। ये लाइन पैरेलल है टी एक्सिस के, तो टी एक्सिस का 0 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसका स्लोप हो गया 0, tan of 0 is 0, है ना। तो t = 3 पर एक्सेलरेशन इज 0। तो t = 3 पर एक्सेलरेशन इज 0। फिर t = 5 पर बताना है, t = 5 यहाँ पर होगा, और मतलब कि ग्राफ के इस पॉइंट पर स्लोप क्या है पता करना है। तो यहाँ पर ये लाइन है ना, इस लाइन का स्लोप लिखना होगा, इस लाइन का स्लोप लिखना है। तो ये लाइन x के साथ जो एंगल बना रही है, अच्छा एक बात देखिए आप लोग, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव आने वाला है ना, क्योंकि देखो यहाँ से ये एंगल ऑब्ट्यूस है, तो ऑब्ट्यूस एंगल अगर है तो स्लोप नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है ना, तो tan ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज नेगेटिव। चलिए, तो इस लाइन का स्लोप पता करना है, तो कैसे करेंगे, तो इस वाले एंगल का tan थीटा लिखेंगे और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस एंगल का tan थीटा आ जाएगा, है ना। तो इस वाले एंगल का tan थीटा कैसे लिख रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया कितना, 4, यहाँ से यहाँ तक बेस है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ था,
बेस इज 2, 4/2 इज 2, tan थीटा इज 2, तो मतलब कि स्लोप इज 2, तो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t इक्वल टू 5। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ बना हुआ था, चलिए तो उसके बाद हम लोग को बताना है t इक्वल टू 7 पे है, नहीं 6 पे बताना था, देख लें एक बार क्वेश्चन। t इक्वल टू 3 हो गया, 5 हो गया, देन 6, देन 9। t इक्वल टू 6 पे पता करना है एक्सेलरेशन, कहाँ गया, ये रहा। t इक्वल टू 6 मतलब ये वाला पॉइंट, तो ग्राफ के इस वाले पॉइंट पर स्लोप, और हम लोग सीखे थे एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वही होता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं करता है। तो यहां से लेके पूरा यहां तक, यहां से लेके यहां तक एक ही स्ट्रेट लाइन है। तो एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो एक ही होगा, बार बार थोड़ी कैलकुलेट करना है। तो कितना है इस एंगल का tan थीटा, इस वाले एंगल का tan थीटा मतलब कितना, -2। अच्छा मैंने यहाँ पे, रुक जाओ इसको सही कर देना, पिछला क्वेश्चन में -2 लाए थे ना हम लोग, यहाँ पे माइनस था, एक बार इसको सही कर लीजिएगा ना। इस वाले एंगल का tan थीटा हम लोग लिखना था, तो -2 आएगा ना। चलिए सर t इक्वल टू 5 पे हो चुका, अब t इक्वल टू 6 पे लिख रहे हैं, तो सेम आंसर लिख रहे हैं क्योंकि वही स्ट्रेट लाइन है। फिर t इक्वल टू 9 पे बताना है, t इक्वल टू 9 मतलब यहाँ पर ना, यहाँ पर, तो मतलब कि इस पॉइंट पर ग्राफ का स्लोप, मतलब ये वाले लाइन का स्लोप। अब इस वाले लाइन का स्लोप कैसे लिखेंगे, तो इसको एक्सटेंड कर लेंगे, इस वाले एंगल का tan थीटा लिखना है, और ये एंगल जितना है ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट उतना ही होगा, मतलब इसका tan थीटा लिख देते हैं। फिर इसका tan थीटा कितना होगा, ये है 4, हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना, ये है 4 और यहाँ से यहाँ तक है 2, 8 से 10 तक, तो बेस इज 2, तो 4/2 इज 2, मतलब कि +2। तो t इक्वल टू 9 पे +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन। चलिए अच्छा, तो ये हम लोग बात किए, एक्सेलरेशन पता किए हर पॉइंट पर, 3 पर, 5 पे, 6 पे, 9 पे, ठीक है ना। अब बारी है एवरेज एक्सेलरेशन इन 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। 0 से 4 तक में, 0 से 6 तक में, 0 से 8 तक में, और 0 से 10 तक 8 सेकेंड तक में हमको एवरेज एक्सेलरेशन पता करना है। एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी में चेंज देखना होगा और अपॉन टाइम कर देना होगा। चलिए पहले 0 से 4 सेकेंड तक का देखते हैं, तो इसी ग्राफ में अब तो देख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ये तो आसान है। देखो अच्छा, तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी, देखो ग्राफ का ये वाला पॉइंट मिलेगा ना, वेलोसिटी हो गया 4, और t इक्वल टू 4 पर ये वाला पॉइंट, अगेन वेलोसिटी इज 4, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी इज 0, 4 - 4 इज 0, है ना। t इक्वल टू 0 पर भी वेलोसिटी 4 है, t इक्वल टू 4 पर भी वेलोसिटी 4 है, इसलिए चेंज इन वेलोसिटी 0। तो a एवरेज होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज 0 अपॉन टाइम। तो ये तो आंसर 0 हो गया पहला। कब का, t इक्वल टू 4 का, 0 से 4 तक का। तो हम आंसर्स लिख देते हैं एक बार, चलिए आंसर्स यहाँ पे एक जगह करते जाते हैं। 0 से 4 सेकेंड, इस टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सिलरेशन 0 आया क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी 0। फिर 0 से 6 सेकेंड तक का, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इज 4, और t इक्वल टू 6 पे देखो ग्राफ यहीं से पास कर रहा है, तो वेलोसिटी हो गया 0। तो फाइनल वेलोसिटी t इक्वल टू 6 वाली वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 वाली वेलोसिटी इज 4। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, 0 - 4 -4 आएगा, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी लिख रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 4, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इज 6, दिस इज इक्वल टू -2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया 0 से 6 में। देन 0 से 8 सेकेंड तक में एवरेज एक्सेलरेशन पता करना है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चले तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी तो 4 है ही, t इक्वल टू 8 पर वेलोसिटी देखो, t इक्वल टू 8 यहाँ पर है, और वेलोसिटी इस समय ये वाली है, मतलब कि -4।
फाइनल वेलोसिटी इज -4, इनिशियल वेलोसिटी इज +4। तो -4 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज +4, फाइनल माइनस इनिशियल लिखे अपॉन टाइम इज 8। तो ये कितना हो गया, -8/8, दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 0 से 8 में हो गया, देन 0 से 10 में। t=0 पे वेलोसिटी 4 है जो कि दिख रहा है ग्राफ में, और t=10 यहां पर है जब वेलोसिटी हो गया 0। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 4। चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल इज 0, इनिशियल इज 4, change in velocity upon time is 10, so that is equal to minus of 2/5। ये आंसर्स हो गए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, इन क्वेश्चंस, ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, इसमें तो ग्राफ बना के ही दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि ये चीजें बताइए, तो हमने बता दिया। कई बार ऐसे भी होता है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है और कुछ बात पूछी होती है, और हमको जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम अपने से उसका ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ की मदद से सॉल्व करते हैं। ग्राफ की मदद से चीजें आसान दिखने लगती हैं। देखो एक चीज बताते हैं आपको, एक पते की बात सुनो। होता यह है कि वैसे तो आगे चल के हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखेंगे, है ना, कि वेलोसिटी के बारे में चीजें अगर पता है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, या एक्सेलरेशन पता है तो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी कैसे मिलेगा ना। ये सब चीजें इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं ना, वो सब तो आगे चल के हम लोग सीखेंगे। लेकिन ग्राफ बना देने से चीजें कई बार दिखने लगती हैं। ग्राफ से क्वेश्चन करना कई बार आसान हो जाता है। और क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो ग्राफ से या तो हम स्लोप निकाल रहे होंगे या नीचे का एरिया निकाल रहे होंगे, यही ऐसे तो कुछ कर रहे होंगे, है ना। और स्लोप मतलब tan थीटा लिखना होगा। अगर ग्राफ बना हुआ है, लाइन खींची हुई है, तो tan थीटा लिखना बड़ा आसान है। एरिया वगैरह निकालने के लिए कभी ट्रायंगल का एरिया, कभी रेक्टेंगल का एरिया, कभी ट्रेपीजियम का एरिया, ऐसा कुछ एरिया निकालना होगा, उसको हम लोग निकालना का सबका फॉर्मूला जानते ही हैं, तो हम लोग आराम से उसको निकाल सकते हैं, है ना। तो बड़ा आसान हो जाता है इससे। और देखो एक चीज बताते हैं हमेशा के लिए, कब किसी क्वेश्चन को, मान लो किसी क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनाए लिखा हुआ है, ग्राफ नहीं बना हुआ है और स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अब आपके पास ऑप्शन होगा कि आप चाहे तो उसको इक्वेशंस के जरिए सॉल्व कर सकते हैं या उसका ग्राफ बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कब प्रिफर करेंगे ग्राफ, कब हम इक्वेशन पे जाने के बजाय ग्राफ से करना प्रिफर करेंगे। देखो जब कभी भी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनने वाला है किसी इक्वेशन में, किसी क्वेश्चन में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप सोचो कि स्ट्रेट लाइंस से मिला के बनने वाला है, अगर कर्व नहीं बनने वाला है। अब जैसे यहाँ पर वीटी ग्राफ देखो, ये स्ट्रेट लाइन बना, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, फिर दूसरा स्ट्रेट लाइन, फिर तीसरा स्ट्रेट लाइन। जब कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइंस से मिला के बनने वाला है ना, घुमा हुआ कोई रास्ता, कोई कर्व नहीं है, तो हमेशा क्वेश्चन ग्राफ से करने पर बड़ा आसान हो जाता है। और जब कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व्ड बनने वाला है ना, तो उस केस में ग्राफ बनाने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला, है ना। हम देखो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है। आपको देखो एक चीज बताते हैं। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें वेलोसिटी वैरी कर रही है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप जब बनाते हो तो कुछ स्ट्रेट लाइन से मिला के बनता है। मान लो एक स्ट्रेट लाइन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक ही रहने देते हैं फिलहाल, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। और दूसरा एक एग्जांपल है जिसमें कि क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका बनाओगे तो वो कर्व बनता है। मान लो ऐसा है, दो अलग अलग क्वेश्चंस की बात हो रही है ना। किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी का टाइम के साथ वेरिएशन लीनियर है, लीनियर है का मतलब स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी का टाइम के साथ जो वेरिएशन है वो नॉन लीनियर है, मतलब कि ग्राफ कर्व्ड है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग प्रिफर करेंगे कि ग्राफ बना के क्वेश्चन सॉल्व करें, और इस वाले क्वेश्चन में हम लोग प्रिफर करेंगे कि नहीं, कैलकुलस पे जाएं, अपना जो भी वेलोसिटी को dx/dt लिखा जाए और dt को दूसरे साइड ले जाके इंटीग्रेट की, जो भी फंक्शन दिया उसको लेके चला जाए, है कि नहीं। या फिर एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया जाए तो एक्सेलरेशन मिलेगा,
है ना। तो इस वाले में ग्राफ बनाने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ लीनियर बन रहा है तो ग्राफ बनाने से हमेशा फायदा होता है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो, अगर हमको कुछ भी पता करना होगा इस क्वेश्चन के बारे में, मान लो एक्सेलरेशन पता करना है, तो एक्सेलरेशन पता करना है तो ये जो ग्राफ बना हुआ है, बस हमको यहाँ से इसका tan थीटा लिख देना होगा, ये वाला एंगल का tan थीटा लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। मान लो डिस्प्लेसमेंट बताना है तो ये एरिया लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबका फॉर्मूला है ना, इस एरिया का अपना फॉर्मूला है। यहाँ पे tan थीटा लिखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, सीधा आंसर आएगा, है कि नहीं। एक्सेलरेशन बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, कुछ भी बताना हो तो ये ग्राफ बड़ा आसान कर देता है क्वेश्चन को। लेकिन अगर कर्व्ड बन रहा है किसी क्वेश्चन, दूसरा किसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसमें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसा है, तब उस केस में ग्राफ बना के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पूछा गया एक्सेलरेशन तो स्लोप निकालना होगा। अब इस पॉइंट पर स्लोप अलग है, इस पॉइंट पर स्लोप अलग है, इस पॉइंट पर स्लोप अलग है, और वो भी कैसे मिलेगा? तो टेंजेंट ड्रॉ करिए, वो टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, तो ग्राफ से तो मतलब रफ स्केच से तो इसको नहीं कर सकते ना। फिर आपको फिर फंक्शन चाहिए ही होगा, आखिर फंक्शन चाहिए होगा, डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, है ना। डिफरेंशिएशन पे जब जाना ही पड़ेगा तो ग्राफ बना के फायदा क्या है? अब जैसे एरिया अंडर द कर्व निकालना है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, तो अब ये जो टेढ़ा मेढ़ा एरिया है, ये जो एरिया है, इसका अपने आप में तो कोई फॉर्मूला है नहीं। आपको फिर फाइनली इसको इंटीग्रल वी डी टी करना ही पड़ेगा, वी का फंक्शन पता होना चाहिए, यहाँ पुट करेंगे, इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले यूज करेंगे सब, तभी एरिया मिलेगा। तो जब इंटीग्रेशन करना ही है तो फिर ये ग्राफ बना के फायदा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा ग्राफ होता तो एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन थोड़ी करना पड़ेगा आपको, आप सीधा ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे, या जो भी बना है डायग्राम, ये ऐसा है डायग्राम, अगर तो एक रेक्टेंगल बना लिए, एक ट्राइंगल बना लिए, एरिया लिख दिए, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो एरिया निकालना, स्लोप निकालना इस वाले ग्राफ में बड़ा आसान होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ऐसा कोई ग्राफ हो तो एरिया निकालने, स्लोप निकालने के लिए फिर आपको कैलकुलस पे जाना ही पड़ता है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो ग्राफ बना के कोई खास फायदा नहीं हुआ, है ना। चलिए अच्छा, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोग स्टेटमेंट में लिखा है तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है ना। आपका जो फॉस्टर है, आपको जो इसके साथ असाइनमेंट मिलेगा, उस असाइनमेंट में क्वेश्चंस सॉल्व करिएगा, और जो डाउट्स होगा वो सब हम लोग डिस्कस किया जाएगा। प्रॉपरली अच्छे से एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कहाँ क्या किया गया, क्यों किया गया, ये सब पे ध्यान दीजिएगा आप।